हाँ चलो। नमस्कार साथियों, लर्निंग बिल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज पर्यावरण के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है कि जनवरी में परीक्षा आपकी यूपी टेट की प्रस्तावित है और हम लोग एक नया बैच लर्निंग बिल पर आपके लिए ला रहे हैं और उसी बैच की सीरीज में प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर हम लोग हल करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ और धुआंधार प्रश्नों के साथ। आपका दोस्त वीके यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डील करेगा और साथ ही आप जानते हो सुपर टेट के लिए भी यहाँ से तैयारी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो जीएस और जीके का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो जो यूपी टेट की एग्जाम होगी उसमें आपके 30 में से 30 जो नंबर हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुपर टेट को भी हैंडल करेंगे। तो दोस्तों अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको वादा करते हैं कि निश्चित तौर पर हम एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको अपने चैनल लर्निंग व्हील पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए आज की जो प्रैक्टिस सेशन आपका शुरू होता है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न दिया है आपका दोस्तों? प्रश्न दिया है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए ऑप्शंस दिए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल पार्क से कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है यूपी टेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको याद रखना है। ये हमारा आपका कौन सा है? तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, मतलब पहला भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जानते हो टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इसी राष्ट्रीय उद्यान को पहला भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान था ये बनाया गया था 1935 में। कब इसका निर्माण हुआ, ये पहली बार कब बना? इसका नाम था, पूर्व में क्या था नाम, तो आपको याद होना है, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क किसे कहा जाता था दोगो? हेली नेशनल पार्क, तो ये कहा जाता था आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क को। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये एक उद्यान था जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और 1935 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना गया और बाद में इसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर प्रेजेंट में बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? 1900 आपके जो 25 में इसका 1900 कहने का रिसेंटली इसका नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल का अब क्या नाम है, तो रामगंगा नेशनल पार्क या नेशनल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो यही हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसी का नाम बदला गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और पूर्व में इसका क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान था और जो भारत का कैसा है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भारत में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, आपने सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एक और बनता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षित किया गया? तो यहाँ पर गेंडा, जिसे हम बोलते हैं राइनोसिरास, तो गेंडा यानी जो आपका है एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडे को कहाँ संरक्षित किया गया है? तो एक सींग वाले गेंडे को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया है। आपको याद रखना चाहिए किसको संरक्षित किया गया, एक सींग वाले गेंडे को कहाँ संरक्षित किया गया है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित है
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये हमारा है कौन सा? तो आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हो भारत में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लगभग राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 से भी अधिक है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय उद्यानों की, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये एक लौता एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। और भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसी को हम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक और याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा दोस्तों कहाँ है? तो ये याद रखना है, ये हमारा कहाँ पर है? ये बड़े अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? ये हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। आपका कौन सा? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपको पता है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, केवुल लामजाओ, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, केवुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर? ये आपका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कौन सा? तो आपको याद रखना केवुल लामजाओ। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बड़े ही अच्छे से याद रखना है, राजस्थान में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। एक और राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से आप कवर करना है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत कई बार। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा स्थित है, ये हमारा कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये उद्यान हमारा जो नेशनल पार्क है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। एक और याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न और बनता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये भी हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा। एक और याद रखना एग्जाम के लिए, बहुत ही मेजर आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हैली राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में क्या कहा जाता था? इसे जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वाइस्क्वायर नामक रोग किसकी कमी से होता है? देखिए दोस्तों, जो क्वाइस्क्वायर रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये आपका क्वाइस्क्वायर। कौन सा? क्वाइस्क्वायर। तो याद रखना क्वाइस्क्वायर रोग और आपका एक और मरेस्मस रोग, मरेस्मस रोग, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। मतलब कह सकते हैं किसी के भोजन में अगर क्या शामिल ना हो प्रोटीन, तो बच्चे क्वाइस्क्वायर और मरेस्मस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये पूछा गया ये रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोटीन की बातें, तो यहाँ पर विटामिन की बात करते हैं। आप जानते हो आपकी जो विटामिन, खास विटामिन कौन सी? जैसे आपका
विटामिन बी हो गया आपका, विटामिन ए, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। ये आंखों के लिए विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ सबसे सर्वाधिक मात्रा में किसमें मौजूद होता है, तो गाजर में। और फलों में अगर सर्वाधिक बात करें विटामिन ए किस फल में होता है, तो याद रखिए सेब में। वैसे आप विटामिन ए जो है आम में भी पाया जाता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, रेटिनॉल जो विटामिन ए है प्रचुर मात्रा में किस में मौजूद होता है, तो गाजर में। बी, आप जानते हो बी, विटामिन बी जो आपका है ये बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें कई सारी विटामिन आती हैं, जिसमें अभी आगे चर्चा करेंगे विटामिन के बी के विषय में। और आप जानते हो विटामिन के की अगर बात करें तो के किसके लिए, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए, किसकी, विटामिन के की कमी हो जाए, तो आपको याद रखना है रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना है दोस्तों, घेंगा रोग होगा। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। गले में एक ग्लैंड जो होती है सूज जाती है, तो आयोडीन की कमी से। इसके लिए हम लोग क्या नमक खाते हैं, जैसे टाटा नमक हो गया, तो नमक का यूज करते हैं, समुद्री नमक का, और इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तो घेंगा रोग से बचना है तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वायसकार रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आइए अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न दिया है, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता मापी जाती है, किसकी तीव्रता नापी जाती है। रिएक्टर पैमाने की बात करें तो यहाँ पर जो बात होती है किसकी है, भूकंप की बात है। किसकी, भूकंप, यानी भूकंप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो जो रिएक्टर आपका है उसमें हम लोग मोस्टली किसको मापते हैं, तो इसमें 0 से लेकर आपका 9 अंक या 0 से लेकर 12 तक अंक छपे होते हैं रिएक्टर पैमाने पर। और इसमें मोस्टली हम लोग किसकी तीव्रता मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, सुनामी जानते हो, जब भूकंप आते हैं तो समुद्र की लहरें उठती हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सुनामी बोल सकते हैं। सुनामी, अगर बात करें सुनामी शब्द जो है एक तरह से जापानी शब्द है, और लहरें जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ पार्ट जो था सुनामी के कारण डूब गया था। ये बात आपके कब की है, तो आप जानते हो लगभग 2004 के आसपास सुनामी आई थी भारत में। और मोस्टली भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का हिलना, मतलब पृथ्वी में जो बहुत सारी प्लेटें होती हैं, कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर अंदर चट्टानें जब सरकती हैं तो पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं। बात समझ रहे हो। ज्वालामुखी की बात करें तो कई सारे वोल्केनो इरप्शन भी आप देखे जाते हैं, और जब वोल्केनो इरप्शंस होते हैं तो धरती पर क्या भूकंप जैसी स्थिति बनती है। और हम अपने डिटेल टॉपिक में चक्रवात और ज्वालामुखी इन पर डिस्कस करेंगे, तब इनको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता मापी जाती है किसकी, तो भूकंप की। आंसर हो जाएगा क्या, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। अगला प्रश्न दिया है, देखो, अगला प्रश्न दिया है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। देखिए अगर बात करें तो 1 से 7 अक्टूबर ये आपका टाइम है, अक्टूबर में जब क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये मनाया जाता है हमारा 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सप्ताह। यानी दुनिया में वन्य प्राणियों के संरक्षण की जो मुहिम चल रही है उसमें कई सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। जैसे IUCN आपकी ये इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में है। ये आपकी जो संस्था है ये दुनिया में कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा कह सकते हैं आप, इसी की एक सहायक संस्था है जिसको बोलते हैं WWF। देखिए WWF की बात करें
तो इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष। ये जो संस्था है आईयूसीएन द्वारा प्रस्तावित है, आईयूसीएन इसको हैंडल करता है। इसका जो हेडक्वार्टर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। भारत में कहाँ है? तो याद रखना है मुंबई में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय है। जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में, आपको पता है ये संस्था के द्वारा कार्यान्वित है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है, बड़े अच्छे से याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट जो आपका है वो किसके माध्यम से चल रहा है भारत में? तो टाइगर प्रोजेक्ट किस, आप जानते हो कब? 1973। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। और ये किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इसे क्या बोलते हैं? विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष याद रखना, इसका पूरा नाम क्या है? विश्व वन्य जीव कोष, WWF। आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसकी स्थापना कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों का बाहर निकलने वाली गैस। ऑप्शंस हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो याद रखना है 6CO2 प्लस आपका क्या होगा? 12H2O। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है? वो याद रखना है सनलाइट। क्या जरूरी है? सनलाइट होना जरूरी है। और पत्तियों में क्या होना चाहिए? पत्तियों में होना चाहिए आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल पिगमेंट पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसको हम बड़े अच्छे से अभी डील करते हैं, समझा रहे बड़े अच्छे से। ये क्लास हमारी जो टेट के लिए हो रही है, यहाँ पर आप ऐसे मानिए कि हमसे पर्यावरण पढ़ने के बाद 30 आउट ऑफ 30 में 30 क्वेश्चन आपके 100% सही होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। और यहाँ पर जीके जीएस का जो भी पोर्शन भी साथ में है वो भी लेके चलेंगे, तो यहाँ से आपका सुपर टेट के लिए भी मैटर बहुत अच्छे से हैंडल होगा। तो हमारी क्लास में जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका और जल ये क्रिया करते हैं, मतलब जड़ें क्या, पौधे क्या ग्रहण करते हैं? जड़ों से जल ग्रहण करते हैं, कितने? और 12। और पत्तियों से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड पौधे श्वसन क्रिया में लेते हैं, और श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या साथ में लेते हैं? आपका पानी, जल के अणु। तो याद रखना जल के अणु और पानी क्रिया करके क्या बनाते हैं? आपको याद रखना है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, भोजन। पौधे अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6। ये एक प्रकार का ग्लूकोज फ्रक्टोज मान लीजिए। और प्लस आपका क्या उत्पन्न होगा? 6O2। क्या उत्पन्न होगी? 6 अणु क्या उत्पन्न होगी? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, आपको याद रखना है। और साथ में 6 अणु पानी के उत्पन्न होंगे, 6H2O। ये जो रिएक्शन है, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होती है उसके बाद बनने वाली मतलब कौन सी गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है? ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, नाइट्रोजन बन रही है, या ऑक्सीजन, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा और बनेगा क्या? तो C6H12O6। ये एक प्रकार का भोजन है, भोज्य पदार्थ है जो पौधे संचित कर लेंगे। और 6 अणु क्या उत्पन्न करेंगे? ऑक्सीजन, और साथ में जल के अणु भी उत्पन्न होंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। मतलब अगर हम चावल पर पॉलिश कर देते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? देखिए आप जानते हो ऑप्शन दिया है स्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, या थायरॉक्सिन, या थायमीन। स्कार्बिक एसिड किस में होता है? देखिए दोस्तों विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खट्टे फल अगर हम खाते हैं, कौन से फल?
खट्टे फल, तो खट्टे फलों में हमें मेजरली क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में आंवला के अंदर। किसके अंदर? सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है आंवले, जो आंवले का फल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों की बात करें तो नींबू में भी विटामिन सी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में विटामिन सी किस में होता है? आंवले में। नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक। खट्टे फलों में आम भी आ जाता है, कच्चा आम अगर है तो विटामिन सी की मात्रा है। इसके अलावा जो भी आप चीजें खाते हैं जिसमें खट्टापन है, चकोतरा हो गया, संतरा हो गया। संतरा भी क्या होता है? शुरुआत में कैसा होता है? खट्टा होता है। चकोतरा ये भी संतरे का ही रूप होता है, चकोतरा। बात समझ रहे हो? इसमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी किसमें? आंवले में। कैल्सीफेरॉल की बात कर लेते हैं, तो आपको याद रखना है कैल्सीफेरॉल क्या है? इसे हम विटामिन डी कह सकते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे से प्रश्न याद रखना, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये हमारी कौन सी विटामिन है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी। आप जानते हो सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन डी और कहाँ पर उपस्थित है? तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, दूध, जो मिल्क होता है, मिल्क, भैंस का दूध कह सकते हैं, और एग। विटामिन डी के अच्छे सोर्स अगर माने जाते हैं, वैसे तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन विटामिन डी को अगर अच्छी मात्रा में लेना है तो आप दूध और अंडा जरूर खाइए, और यहाँ से हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो उसकी हड्डियां कैसी हो जाती हैं? ब्रिटाइल हो जाती हैं, भंगुरता आ जाती है, और हो सकता है उस व्यक्ति की हड्डियों में उतनी ताकत ना हो और वो आने वाले समय में टूट भी सकती हैं। तो आपको सुबह के समय सभी को मतलब सूर्य का प्रकाश उसमें बैठना चाहिए, लेकिन आप ये सोचो कि दोपहर के प्रकाश में बैठ जाएं तो आपको कैंसर जैसी हो सकता समस्या हो जाए। तो दोपहर के प्रकाश यानी 2 बजे आप लाइट, सूर्य की लाइट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर के डीएनए को तोड़ सकती हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। विटामिन डी आपका कहाँ मिलता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसे क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन। थायरॉक्सिन की बात करें, ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, जो आप जानते हो टेडपोल लार्वे में पाया जाता है। टेडपोल लार्वा जानते हो? ये मेढक का बच्चा एक तरह से होता है। जब छोटा मेढक होता है तो उसे हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन का मोस्टली वर्क कहाँ है? तो घेंगा रोग में जो एक हार्मोन एक्टिव रहता है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायमीन की बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थायमीन हमारा क्या है? विटामिन बी1 है। क्या है? विटामिन बी1। इसी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको याद रखना है। तो इस विटामिन की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग? वेरी वेरी रोग। आपको याद रखना, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी1 की कमी से होता है। और खासकर बी1 की बात करें तो चावल पर अगर पॉलिश करते हैं तो विटामिन बी यानी थायमीन नष्ट हो जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन बी1। आप जानते हो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? सूखा रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूखा रोग। एक और रोग विटामिन डी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये भी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। तो दोनों रोग याद रखना, ऑस्टियोमलेशिया, सूखा रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेट जैसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको याद रखना, जड़ से प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। आप जानते हो तना क्या? स्टेम जो आपका है, यानी पोटैटो। आपने सुना होगा पोटैटो की अगर बात करें तो पोटैटो मीन्स आलू होता है। बात समझ रहे हो? तो पोटैटो में ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो तने का एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तने का। देखिए अगर हम लौंग और केसर की बात करते हैं तो हमें लौंग और केसर किससे प्राप्त होती है? ये फूल की कली से। किससे? फूल की कली से प्राप्त होती है। याद रखिए, स्टिग्मा स्टाइल जिसे बोलते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये जो पार्ट हैं ये फूल के पार्ट हैं, फीमेल पार्ट हैं। ठीक। स्टिग्मा स्टाइल ये क्या है?
किसी भी पुष्प में मादा जनन भाग का ये पार्ट है, और इसी पार्ट से हमें क्या प्राप्त होती है, केसर। क्या प्राप्त होती है, केसर। केसर की अगर बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक केसर की खेती कहाँ की जाती है, तो आपको याद रखना है ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। केसर की खेती कहाँ सर्वाधिक होती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में होती है, ये याद रखना। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी खेती की जाती है, तो केसर की खेती की जाती है। सर्वाधिक केसर की खेती कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। अगर लौंग की बात करें तो भारत में लौंग सर्वाधिक किस राज्य में उत्पन्न होती है, तो लौंग की अगर बात करें तो ये हमारा होता है केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल राज्य में। ठीक, याद रखना है, केरल राज्य में। केसर को किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो करेवा मिट्टी, याद रखना, करेवा मिट्टी में किसको उगाया जाता है, तो ये केसर को उगाया जाता है। ठीक, केसर सर्वाधिक भारत में कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। और केसर किसका प्रकार है, तो फूल की कली से ये हमें प्राप्त होता है, फूल की कली से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। देखिए ऑप्शंस दिए हैं, मोनाल, बुरांश और कस्तूरी मृग। देखिए उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु, उत्तराखंड का राजकीय पशु, सॉरी, राजकीय पशु कौन सा है, तो ये याद रखना है, राजकीय पशु हमारा है, अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग। कौन सा मृग, कस्तूरी मृग। आपको पता हो कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपको याद रखना है डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है, ये डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है, ये हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य में। और यहाँ पर किसको संरक्षित किया गया है, कस्तूरी मृग को। लेकिन कस्तूरी मृग राजकीय पशु किसका है, तो याद रखिए कस्तूरी मृग राजकीय पशु है उत्तराखंड राज्य का। किसका, उत्तराखंड राज्य का है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए उत्तराखंड का क्या है, तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, कौन सा है, मोनाल। कौन सा है, मोनाल। मोनाल किसका राजकीय पक्षी है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य का। किस राज्य का, उत्तराखंड राज्य का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें इसकी तो राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष अगर उत्तराखंड का पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये हमारा बुरांश है। क्या है, बुरांश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुरांश क्या है, उत्तराखंड राज्य का मतलब राजकीय वृक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजकीय पशु। तो ये भी याद रखना क्योंकि परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं बारहसिंगा। आपने बारहसिंगा सींग देखे होंगे। बारहसिंगा कैसा पशु है जिसमें ऊपर सींग जो पाए जाते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय किसकी बात करें, वृक्ष की बात करें, तो कौन सा हमारा राजकीय वृक्ष है, पलास। याद रखना दोस्तों, पलास क्या है, ढाक का पौधा होता है जिसको हम पलास बोलते हैं। इसी मतलब जंगल की आग इसे कहा जाता है फायर ऑफ फॉरेस्ट। अगर बात करें पलास को क्या बोलते हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ऑफ फॉरेस्ट किस पौधे को कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिए ये कहा जाता है हमारा किसको, तो ये पलास के पौधे या ढाक के पौधे को कहा जाता है फायर ऑफ फॉरेस्ट। आपने गर्मियों में फूल लगे देखे होंगे, अगर दूर से देखोगे तो आग जलती हुई सी दिखाई देगी आपको, फायर ऑफ फॉरेस्ट। इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बूटिया मोनोस्पर्मा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया इसका वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नाम क्या है, बूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बॉटनिकल नेम है, बूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना है। ठीक, बात हो गई आपकी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ से डिस्कस किया। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया आपका है, आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न कौन सा है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार हैं, आर के 3 प्रकार हैं। मतलब RRR का मतलब क्या है, अगर हम पर्यावरण को बचाना चाह रहे हैं तो हमारा RRR क्या है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑप्शन दिए हैं, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनर्निर्माण। ठीक, फिर दिया है पुनः उपयोग, पुनर्संरचना, पुनर्निर्माण। ऑप्शन दिया है कम उपयोग,
पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक, फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल आर की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, सब चीज को कम उपयोग करें, साथ ही क्या है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात 2 नंबर पर, और लास्ट में क्या है उसका रिसाइकल क्या है, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा आर का मतलब रिसाइकल। और पुनः संरचना देखो, कम उपयोग मतलब उसको रीयूज की बात कर रहा है, रीयूज। ठीक, और उसको पुनः स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कम उपयोग और आपका पुनः संरचना और पुनः चक्रण। बात समझ रहे हो, इसमें थोड़ा अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का अप्रदूषण स्रोत क्या है। ठीक, इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, आप जानते हो। देखिए ऑप्शन दिए, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल। अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, देखिए अगर आप हम डीजल पेट्रोल, ये हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मतलब जीवाश्म ये क्या है, जो हमारे प्राचीन समय में जो वनस्पतियां थीं दबकर अंदर, या जीव जंतु दबकर सुरक्षित हो गए, तो चट्टानों से या समुद्र के अंदर से तली में जो डीजल पेट्रोल जो निकाले जाते हैं, वो एक प्रकार का जीवाश्मी ईंधन है, और आने वाले भविष्य में ये 100-150 साल तक ही सीमित है। तो ये सीमित संसाधन के लिए जाना जाता है। ऊर्जा का अच्छा संसाधन है, लेकिन ये सीमित इसका समय है। नाभिकीय ऊर्जा आप जानते हो, इसमें यूरेनियम, थोरियम इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी मतलब महंगे कह सकते हैं तत्व हैं। ठीक, तो इनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिजली उत्पादन हुआ और कई सारे काम होते हैं, जैसे परमाणु बम बनाए जाते हैं इनसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सौर ऊर्जा, ये आपका फ्री है, और ये किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। सबसे पृथ्वी पर सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत अगर माना जाता है सूर्य की ऊर्जा, तो पृथ्वी का सबसे अच्छा, बिना प्रदूषण युक्त, मतलब इसमें कोई प्रदूषण नहीं इन्वायरमेंट में फैलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सौर ऊर्जा एक अच्छा गैर परंपरागत मतलब ऊर्जा का स्रोत है कह सकते हैं। तो सौर ऊर्जा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्रदूषकीय स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा सबसे प्रदूषण रहित है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों, पृथ्वी के उष्मायन की बात करें तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के उष्मायन की बात करता है, पृथ्वी का ताप बढ़ना। अगर इसकी बात करें तो पृथ्वी का ताप बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी का ताप बढ़ना। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई तरह के जो फ्यूल हैं, हम लोग ईंधन प्रयोग करते हैं, तो उनमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है आपकी। ठीक, आपको पता है सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2, N2O और N2, ये मुख्यतः ये गैसें जो हैं ये क्या हैं, पृथ्वी के उष्मायन को, गर्मी को बढ़ाने वाली गैसें हैं। अगर इनका स्तर अगर पृथ्वी पर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारी दुनिया में क्रिएट होगी। आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस गैसें किसे कहा जाता है, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है, जैसे यूरोप में एक काम होता है, वहां पर प्रकाश कम निकलता है, सूर्य कम निकलता है 4-6 घंटे का, और वहां पर उन्हें पौधे उगाना होता है। बात समझ रहे हो, तो पौधे उगाने हैं तो कैसे वो पौधे उगाएंगे, तो वो कांच का ग्लास बनाते हैं। ठीक, जिसे ग्लास हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास हाउस। और उसी कमरे में हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों को रख देते हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है यानी सूर्य उगता है तो रोशनी उसके अंदर जाती है, लेकिन वहां से जो सूर्य का प्रकाश आता है उस ग्लास वाले हाउस से वो रिफ्लेक्ट होता नहीं हो पाता है, और काफी कमरा जो होता है गर्म बना रहता है। इस तरह से वहां वो पेड़ पौधों को उगाते हैं। उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर क्या है, ऊपर क्या है, तो ऊपरी परत यानी जो ट्रोपोस्फेयर है आपकी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल पर बहुत सारे बादल हैं। ठीक, उनसे सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है लेकिन पुनः रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हो, और जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। यानी हीट किसके द्वारा बढ़ती है, सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, लेकिन वो अंतरिक्ष में फिर बाहर नहीं जा पाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो सर्वाधिक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 60% किसके लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगर बात करें आपका मीथेन है, ये लगभग आपका 20% मीथेन आपका, और इसमें सीएफसी लगभग 14%। बात समझ रहे हो, और 8% आपका या 6-8% क्या है, N2O।
तो ये मुख्यतः जो गैसें हैं ये मतलब पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जितने भी पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं वो पिघलेंगे। पिघलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और वही नदियां कई तरह की समस्याएं क्रिएट करेंगी पृथ्वी पर। कह सकते हैं बहुत सारे शहर डूब जाएंगे और बाढ़ की स्थिति होगी और वही पानी कहाँ जाएगा, तो आपका जाएगा समुद्र में और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा जिससे समुद्र के आसपास के जो भी देश हैं वो पानी में डूब जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ता है तो पृथ्वी का 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से बहुत सारे आइस कप पिघल जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न की पृष्ठभूमि थी, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ पूछ रहा था। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, घने जंगलों से वायुमंडल जैसी गैसें उत्सर्जित होना या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी का क्या बढ़ना, तापमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने बता दी। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं ये याद रखना है, CO2, मीथेन, CFC और N2 और N2 क्या है, ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये भी याद रखना, कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनता है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन सी गैसें हमारी ग्रीन हाउस हैं, तो ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। देखिए कार्बन डेटिंग एक आधुनिक तकनीक विधि है जिससे हम किसी भी जीव या किसी भी चट्टान या पृथ्वी का कोई भी भाग है जिसकी हम आयु ज्ञात कर सकते हैं, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हम किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया जिसके द्वारा हम चट्टानों तक की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो आंसर यहाँ हो जाएगा वस्तु की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों में संरक्षित क्षरण होना कहलाता है, ड्राई डिपॉजिटिंग या स्टोन लेप्रोक्सी, एरोसॉल। देखिए दोस्तों, अगर अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है, तो याद रखिए जो हमारे बादल होते हैं उनमें कह सकते हैं जब बहुत सारी इंडस्ट्री हम लोगों की चल रही है जिसमें धुआं निकलता है, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो छोटे छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं उनसे निकला हुआ धुआं जिनमें SO2 गैस, कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मुख्यतः गैसें हैं जो क्या उत्पन्न करती हैं, जो अम्लीय वर्षा का रूप लेती हैं। किसका रूप लेती हैं, अम्लीय वर्षा दोस्तों याद रखना, ये अम्लीय वर्षा कैसे होती है इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी काम करेगा और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी गैस काम करेगी। अब आप सोचिए, ऊपर जब क्षोभ मंडल में क्या बादल बनते हैं तो पानी में क्या होता है, H2O, और ये क्रिया अगर किसी SO2 से कर ले, मान लो किससे क्रिया कर ले, SO2 से, तो ये क्या निर्मित करेगी, तो ये निर्मित करेगी H2SO3 या H2SO4। ये हमारा है क्या, तो ये हमारा देखो H2SO4 क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और अगर नाइट्रोजन पानी के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ अगर मान लो NO2 या NO3 गैस कंबाइन होती है तो ये क्या निर्मित करेगी, HNO3, क्या निर्मित करेगी, HNO3। और दोनों ये क्या है, तो ये एसिड है, क्या है, एसिड है। अब आप सोचिए जो पहली वर्षा होती है उसमें अम्ल की मात्रा होती है, किसकी, अम्ल की मात्रा। और अम्लीय वर्षा जैसे आपका मथुरा रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी जानते हो, मथुरा रिफाइनरी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और इसमें क्या है, SO2 गैस, रिफाइनरी, ठीक, रिफाइनरी आप याद रखना, मथुरा रिफाइनरी जो बात करते हैं तो इसमें धुआं जो निकलता है तो धुआं में क्या है, SO2 गैस। यहाँ पर जो धुआं निकलता है उसमें क्या है, SO2 गैस है, और SO2 के साथ पानी क्रिया करता है तो एसिड रेन बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिड रेन। और आप जानते हो H2SO4 बनेगा, और यही H2SO4 कहाँ बरसता है, तो आगरे के ताजमहल पर बरसता है। तो आगरे के ताजमहल के जो संगमरमर है वो उसकी सुंदरता कम होती जा रही है। यहाँ पर प्रश्न ये दिया था, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होता है, संक्षारण होता है, कहने का मतलब कोरिशन होता है। इस चीज को कहा क्या जाता है, अगर किसी पत्थर की सुंदरता कम हो जाए, पत्थर भद्दा दिखने लगे, तो वो पत्थर कैसा, उसे क्या कहा जाएगा, स्टोन लेप्रोसी। याद रखिए दोस्तों, स्टोन लेप्रोसी किस के कारण होता है, तो एसिड रेन के कारण, किसके, एसिड अम्लीय वर्षा के कारण, किसके कारण, एसिड रेन के कारण। कोई भी पत्थर पर अगर एसिड पड़ता है तो वो कैसा हो जाता है,
तो ये वो धुंधला और भद्दा दिखाई देता है। यही घटना हमारे आगरे के ताजमहल पर लागू होती है। मथुरा रिफाइनरी से निकला हुआ धुआं जब बादलों में कन्वर्ट होता है तो अम्लीय वर्षा करता है। ये बादल कहाँ बरसते हैं? तो आगरा के ताजमहल पर। और आगरे की ताजमहल की संगमरमर की सुंदरता, जो व्हाइट मार्बल है, वो धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? स्टोन लेप्रोसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टोन लेप्रोसी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। स्पर्श गंगा अभियान की बात करते हैं। का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सुरक्षा से, गंगा की स्वच्छता से, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। देखिए, अगर बात करें सही तरीके से तो गंगा प्रोजेक्ट आया था भारत में। कौन सा प्रोजेक्ट? गंगा प्रोजेक्ट या गंगा योजना इसी को बोलते हैं, इसी को गंगा प्लान बोलते हैं। गंगा प्रोजेक्ट याद रखिए। गंगा प्रोजेक्ट कब आया भारत में, ये याद रखना है। प्रोजेक्ट, तो गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। और इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। श्री राजीव गांधी थे। आप जानते हो इंदिरा गांधी के पुत्र थे श्री मिस्टर राजीव गांधी। और इनके समय योजना शुरू हुई थी आपकी कौन? गंगा योजना या गंगा प्रोजेक्ट। और इसका मूल उद्देश्य था गंगा को सही ढंग से सफाई करना। गंगा में आप जानते हो कई सारे मतलब कह सकते हैं गंदे नाले गंगा में विसर्जित हो रहे हैं। और साथ ही आप जानते हो बहुत अच्छे से कई डेड बॉडीज वहाँ जलाई जाती हैं, उनके एसेस को, उनके पार्ट को वहाँ डाल दिया जाता है। तो गंगा में शुद्धता नाम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन गंगा का पानी शुद्ध बोला जाता है। और इसमें एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। गंगा का पानी शुद्ध रहता है या खराब नहीं होता है, किसके कारण? तो यहाँ याद रखना, एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। और इस वायरस के कारण इसका जल खराब नहीं होता है, मतलब सड़ता नहीं है। किसका? गंगा का जल। तो गंगा जल शुद्ध है। इसके पीछे क्या साक्ष्य है? तो इसके पीछे साक्ष्य है उस जल में किस बैक्टीरिया का, किस वायरस का पाया जाना? तो बैक्टीरियोफेज वायरस का पाया जाना। गंगा एक्शन प्लान का कब शुरू हुआ था? 1985 में। लाए थे राजीव गांधी सर। और आप जानते हो राजीव गांधी के द्वारा योजना शुरू की गई थी गंगा की सफाई के लिए। और तब भी गंगा हमारी कैसी है? आज भी बहुत अच्छे ढंग से साफ नहीं है। और जबकि मोदी सरकार ने 2014 में आकर गंगा प्लान पर फिर काम किया और कई हजार करोड़, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया इस पर खर्च हुआ, लेकिन गंगा फिर भी साफ नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे गंगा के जो जगह थी जहाँ लोग जाते थे घाटों पर, वहाँ उनका जीर्णोद्धार हुआ है नए ढंग से। तो काफ़ी साफ सफाई रहती है। यहाँ पर हमारे स्पर्श गंगा अभियान की बात करते हैं तो आंसर हो जाए गंगा की स्वच्छता से। ठीक, गंगा की स्वच्छता से ये अभियान रिलेटेड है, स्पर्श गंगा। आइए अगली बात कर लेते हैं प्रश्न की, अगले प्रश्न की। मिनमाटा रोग की अगर बात करें, ये कैसे मतलब फैलता है? ऑप्शन दिए, समुद्र में बिखरे तेल से, ठीक, या वायुमंडल में आर्सेनिक जनित रोगों से, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के पीने से। देखिए, मिनीमाटा डिजीज की अगर बात करें, मिनीमाता रोग फैला था किसमें? मिनीमाता रोग की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ फैला था? आपको याद रखना है दोस्तों, ये मिनीमाता रोग हमारा फैला था जापान में। क्योंकि जापान में जो समुद्र के किनारे क्या छोड़ दिया गया था? पारा। ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? Hg मतलब पारा। नहीं, कमी से नहीं, पारा अगर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाए तो कौन सा रोग क्रिएट करेगा? मिनी माता रोग। तो जापान के लोगों ने वहां पर क्या खाई? समुद्री मछलियों को खाया था। और समुद्री मछलियों में क्या थी? यही आपका क्या भरा था? पारा भरा था समुद्री मछलियों में। और इन्हीं मछलियों को खाकर कहाँ के लोग? जापान के लोग किस रोग से ग्रसित हो गए? मिनी माता रोग से ग्रसित हो गए। आप जानते हो पारा की मात्रा अगर मनुष्य के शरीर में जाए तो इस रोग को क्रिएट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानिए। तो इसमें आंसर अगर बात करें तो आंसर इसमें औद्योगिक पारा अपशिष्ट जो कि जापान के समुद्रों में फैल गया था और वहाँ के लोगों ने वहाँ की मछलियाँ खाई, जिससे रोग कौन सा बना? मिनीमाटा रोग। और ये Hg या पारा से होने वाला रोग है। अगर बात करें समुद्र में बिखरे तेल से, ऑयल स्पिल इसे बोलते हैं। समुद्र का अगर समुद्र से, चूंकि जहाज तेल के भरे हुए टैंकर्स लेकर इधर से उधर दूसरे देशों को डालते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं ऑयल स्पिल। क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑयल स्पिल की घटना पूरे समुद्र पर अगर तेल की परत फैल जाती है तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है। तो बहुत सारे जीव जंतु ऑयल स्पिल घटना के, तेल रिसाव के कारण बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब ये एक तरह से त्रासदी टाइप की है, क्योंकि दुनिया में आप जानते हो समुद्री मार्ग से दुनिया के सभी देशों में क्या
तेल का आयात निर्यात होता है। तो ऑयल स्पिल की घटनाएं अक्सर समुद्र में देखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था देखिए। ऑप्शन है आईयूसीएन, यूनिसेफ और आईयूपीएसी एंड डब्ल्यूएचओ। ये क्या लिखा है? डब्ल्यूएचओ लिखा है। आप जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है विश्व की जो मानवता के लिए काम कर रही है। कहने का मतलब जो दुनिया में रोग जब फैलते हैं महामारी के रूप में, तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टीम दुनिया के अन्य सभी देशों में काम करते हैं और वहां से उस रोग से निपटने का काम करते हैं। जैसे कोरोना भारत में आया था, आप लोगों को पता होगा। कोरोना से जो डब्ल्यूएचओ ने भी लड़ाई लड़ी और पूरी दुनिया ने लड़ी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसमें बिल्कुल असहाय देखा गया। डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिक कुछ कर नहीं पाए दुनिया के लिए और लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से मर गए थे, इस वायरस से, कोरोना वायरस से मरे थे। तो काफी हानिकारक। तो डब्ल्यूएचओ का काम क्या है? दुनिया में जो भी महामारी रोग होते हैं उन बीमारियों को कम करने का प्रयास इनके द्वारा होता है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डब्ल्यूएचओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएचओ। ठीक, इसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को सुरक्षा कौन सा संस्थान देता है? तो आईयूसीएन। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। यूनियन फॉर कंजर्वेशन, याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए इसका पूरा नाम है दोस्तों, कई बार एग्जाम में इसके विषय में पूछा जाता है। और इस आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए ये हमारी हुई थी, कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1948 में हुई थी। कौन सी संस्था? आपकी आईयूसीएन। और इसका जो अगर वो देखा जाए क्या, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना इसी आईयूसीएन द्वारा एक पुस्तक, लाल आंकड़ों की पुस्तक लॉन्च होती है प्रतिवर्ष। लाल आंकड़ों की पुस्तक, लाल आंकड़ों की पुस्तक, याद रखना दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। याद रखना रेड डाटा बुक की जो शुरुआत हुई 1963 से। ये प्रतिवर्ष क्या करता है? दुर्लभ जंतुओं की और इसी में क्या, विलुप्त जो जीव है, स्नेक्ड एनिमल हैं। और इसी के साथ आप जानते हो संकटग्रस्त और सुमेघ जातियां जिसमें शामिल होती हैं, सुमेघ जातियां, ये सभी आंकड़े जारी करते हैं। यानी प्रतिवर्ष जीव जंतुओं के आंकड़े जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आईयूसीएन है। और ये विश्व में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पूरा देश इसको, पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करती है। और कहीं भी जीव जंतुओं पर कोई अगर दिक्कत समस्या आती है तो ये संस्था उसके लिए कार्यरत है, आईयूसीएन। और ये प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक लॉन्च करती है। दुनिया में कौन सा जीव जंतु कितनी संख्या में रह गया है, क्या उस जाति पर कितनी क्या दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं, इस बात की बात हमारी लाल आंकड़ों की पुस्तक में दुर्लभ जंतुओं के बारे में, स्नेक्ड एनिमल के बारे में, संकट जीवों और सुमेघ जातियों के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आईयूसीएन। क्या हो जाएगा? आईयूसीएन। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी पंचायत की शुरुआत 1972 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? मुंबई या महाराष्ट्र में हुई थी। याद रखिए पंचायत के माध्यम से पानी को क्या करना था? संरक्षित करना था। पानी पंचायत ये क्या, एक प्रकार की संस्था या कह सकते हैं एक पंचायत थी। ग्राम पंचायत आप जानते होंगे, उसमें एक प्रधान मुखिया होता है, प्रधान मतलब होता है। और उसको ये जिम्मा दिया गया कि आपको अपने क्षेत्र के या अपने शहर के जो भी गांव पास पड़ोस के जल की स्थिति क्या है, और तालाबों के लिए काम किया गया। मतलब कई सारे तालाब बनाए गए, कुएं खुदवाए गए, नहरें, और इनका जाल बिछाया गया। तो पानी पंचायत का मूल उद्देश्य था सभी तक पानी सही तरीके से पहुंचना।
तो पानी पंचायत की शुरुआत 1972 में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल भारत का कैसा राज्य है, याद रखना, सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य। सर्वाधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिए सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य हमारा कौन सा है, तो ये हमारा केरल राज्य है। अगर बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है केरल है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है। देखिए सूर्य से कई सारी किरणें आती हैं, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे घातक किरण कौन है, अल्ट्रावायलेट रेज, क्या, परावैंगनी किरण, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परावैंगनी किरण। अब आप जानिए, अगर पृथ्वी हमारा ये अर्थ प्लेनेट है, क्या है, अर्थ हमारा मतलब पृथ्वी और ग्रह है, ठीक, प्लेनेट, याद रखना। अब ये मान लो सूर्य है और सूर्य से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, सन है, और यहाँ से पृथ्वी पर एक क्षोभ मंडल है, इसके बाद एक समताप मंडल है। याद रखिए समताप मंडल की हम बात कर रहे हैं, किसकी, समताप मंडल। ये भारत का मतलब ये पृथ्वी का दूसरा स्तर है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो पृथ्वी की परत दूसरी परत है, और ये आपका क्या है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल, याद रखना क्षोभ मंडल है। और इसी क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत शुरू होती है उसको बोलते हैं O3, ओजोन परत, ओजोन की परत। क्या, ओजोन की परत है। ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन की परत क्या है, सुरक्षा कवच है। आप याद रखना दोस्तों, ओजोन की परत को हम सुरक्षा कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच, या इसी को हम बोलते हैं ओजोन शील्ड। ठीक, हमारी पृथ्वी एक 20 ऐसे मानिए 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आपका क्या है, ये आपका इस समताप मंडल है। और यहाँ पर किसकी अधिकता है, तो याद रखिए इस यहाँ पर ओजोन का स्तर सर्वाधिक है। और ये क्षोभ मंडल में जानते हो मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके ऊपर जो आपका ओजोन की परत है, इससे सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें, जो सूर्य की किरणें आती हैं उनसे आने वाली किरणें होती हैं परावैंगनी किरणें। और इन्हीं परावैंगनी किरणें कैसी होती हैं, ये हमारी हानिकारक किरणें हैं। परावैंगनी किरण ये हानिकारक किरण है, जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। क्या बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं। बात समझ रहे हो, ये यूवी रेज हानिकारक हैं, जो पृथ्वी पर कहाँ पर रोक दी जाती हैं, तो ये ओजोन परत में आकर कैसे सोख ली जाती हैं, और जो बची किरणें होती हैं वो पुनः अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हानिकारक या खतरनाक किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। जैसे अगर मनुष्य के ऊपर ओजोन परावैंगनी किरण पड़ जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग, आंखों के रोग, कई सारे रोग ये इसकी वजह से होते हैं। आंखों के भी रोग होते हैं, याद रखना दोस्तों, और आपके कैंसर जैसी घातक रोग भी होते हैं। अल्ट्रावायलेट आपकी जो अल्ट्रावायलेट ए है, अल्ट्रावायलेट आपकी बी, और अल्ट्रावायलेट सी। तो देखिए सबसे घातक जो किरण है अल्ट्रावायलेट सी है, जो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है ओजोन परत के कारण बिल्कुल, लेकिन अल्ट्रावायलेट बी आपको इन्फेक्टेड करती है, इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी पर आती रहती है। अल्ट्रावायलेट सी बहुत ही घातक है, और अल्ट्रावायलेट बी से क्या होता है, कैंसर और आंखों कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आप बात समझो, ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारा क्या है, सुरक्षा कवच है। क्या है, सुरक्षा कवच, जो परावैंगनी किरणों को रोकता है, ये याद रखना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, परावैंगनी किरणें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर आंसर क्या दिया है, सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट या रॉबिन बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ये कुछ गलत ऑप्शन लिख गए हैं। सरला बहन क्या है, संरक्षण एवं विनाश की पुस्तक की क्या है, लेखिका है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सरला बहन। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये फर्स्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तीसरा बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। और भारत का चौथा बड़ा राज्य कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का तो मध्य प्रदेश,
और तीसरा बड़ा राज्य तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर की अगर बात करें तो पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। कौन? गुजरात राज्य दुनिया भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटे राज्य की बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक, फिर इसके बाद सिक्किम आ जाता है, दूसरे नंबर पर सिक्किम है, तीसरे नंबर पर आपका नागालैंड है। ये छोटे राज्यों की श्रेणी में है, तो याद रखने हैं इनको भी। ठीक ठीक, ये आपका फर्स्ट नंबर पर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य याद रखना। और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, याद रखना है लक्षद्वीप। ठीक, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है केंद्र शासित की अगर बात करें। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर दिया है 11 जुलाई को कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन दिए हैं विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या जल दिवस। ठीक, ये कई सारे दिवस दिए हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपका विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8, यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बात समझ रहे हो? तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1992 में पर्यावरण सुरक्षा एवं संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिए कोपेनहेगन में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, या स्टॉकहोम में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। बात समझ रहे हो? कब हुआ था? तो 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यहीं पे यूनेप का गठन हुआ था। यूनेप ये एक संस्था थी जिसका जिसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या में है। केन्या नैरोबी, नैरोबी उसकी राजधानी है। तो केन्या के नैरोबी में क्या है आपको याद रखना है? यूनेप का मुख्यालय है। और 1972 में यूनेप का गठन हुआ था, ये याद रखना है। लेकिन किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था, याद रखना है आपको। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार बुलाया गया था। तो पर्यावरण के प्रति पहली बार चिंता जाहिर की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। और यहीं से आप जानते हो 5 जून को ये निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। पर्यावरण दिवस की शुरुआत इसी सम्मेलन से हुई। पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है वो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की देन थी, आपको याद रखना है। और यहीं पर क्या गठन हुआ था? यूनेप का गठन हुआ था। प्रश्न ये दिया था 1992 में पर्यावरण से रिलेटेड पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो शहर में। और ये कहाँ कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो फर्स्ट अर्थ समिट याद रखना। फर्स्ट अर्थ समिट जो हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखना 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये ब्राजील में। कहाँ हुई थी? याद रखना ब्राजील के शहर में। कौन से शहर में? रियो डी जेनेरो शहर में हुई थी। वाशिंगटन डीसी आप जानते हो ये क्या है? अमेरिका की राजधानी। क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी आपको याद होना चाहिए। ठीक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो देखिए पारंपरिक फसलों को उगाया जाए, धान और गन्ने का उत्पादन किया जाए, ये तो कोई खास बात है ही नहीं, पारंपरिक खेती हम लोग करते हैं। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाए। अगर पाताल तोड़ कुएं बनाए जाएंगे तो जल का क्या होगा? स्तर बढ़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। औद्योगिकरण को बढ़ावा, इससे कोई फर्क, इससे तो और दिक्कतें पैदा होंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाताल तोड़ कुओं को इसमें बनाया जाए तो जल स्तर पृथ्वी का मेंटेन रहेगा। ये देख मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, घास के मैदान की ये खास श्रृंखला है। घास के मैदान की खास श्रृंखला की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखना यहाँ पर बहुत ही खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूड चेन बोलते हैं। अब देखिए घास, यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ग्रास होगा,
ग्रास के ऊपर क्या होगा? टिड्डा होगा, सीधी बात है, टिड्डा होगा। ग्रास ऊपर जिसे हम लोग बोलते हैं टिड्डा। ठीक, इसके ऊपर क्या होगा? फ्रॉग होगा या मेढक होगा, बात एक ही है। इसे हम ग्रास ऊपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रास, ग्रास ऊपर। ठीक, आप जानते हो ग्रास ऊपर। और फ्रॉग के ऊपर क्या होगा? स्नेक होगा, मतलब सर्प होगा, यहाँ सर्प होगा। ठीक, ये मेढक हो गया। अब सर्प को खाने वाला क्या होगा? बाज होगा, जिसे हम बोलते हैं हॉक। क्या बोलते हैं? अब ये खास श्रृंखला मान लो ये शुरू हुई, और इस खास श्रृंखला में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता क्या है? ये हमारी घास है, घास तो आप जानते ही है। घास को खाने वाला टिड्डा, ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, यानी पहले नंबर पर जो घास को खाएगा उसे कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट कंज्यूमर। और यहाँ अगर बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। कैसा है? सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो जो जो पहले वाले को खाता है, यानी घास को खाया टिड्डे ने, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और टिड्डे को खाएगा वो होगा, ये आपका होगा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। आप समझ लीजिए, उपभोक्ता होगा। और जो फ्रॉग को खाएगा उसे कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता, यानी टर्सरी उपभोक्ता, कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर आप याद रखिए। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी पर, यानी आपका क्वाड्रेटरी, चतुर्थ कंज्यूमर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर बात चौथे नंबर पर आता है, तो ये चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? चतुर्थ उपभोक्ता। याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें इस खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, और जबकि फ्रॉग द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? फ्रॉग यहाँ पर, और तृतीय उपभोक्ता स्नेक है, जबकि चौथे नंबर सर्प को खाने वाला हॉक है। तो ये चौथे नंबर का उपभोक्ता हो गया। ऑप्शन दिया है उत्पादक से अपघटक को जाती है श्रृंखला, कोई बात नहीं। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब आ गया प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर, या द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। देखिए, इसमें कन्फर्म थोड़ा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप ये समझिए कि द्वितीय उपभोक्ता ने किसको खाया? प्राथमिक उपभोक्ता को। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। देखिए देखिए ऑप्शन दिया है, कटे हुए घाव पर क्या लगाना चाहिए? आप जानते हो हल्दी का लेप लगाया जाता है। सामान्य ज्वर अगर है किसी को तो क्या करेंगे? तो आप मेथी के दाने, बीजों को खाएंगे चाय के रूप में। आंखों में अगर सूजन है तो क्या लगाएंगे? धनिए के बीजों को लगाएंगे। ठीक, और दांतों में अगर दर्द है तो हींग का चूर्ण प्रयोग करेंगे। अब ये ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो आप मिला लीजिए। दूसरा, ये वाला आपका दूसरा, पहला का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये आ जाए तो इसमें ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में पृथ्वी पर कौन पारिस्थितिक तंत्र बड़ा है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र कई सारे होते हैं, इकोसिस्टम, जिसमें एक बूंद भी क्या है? इकोसिस्टम है। जल जीवशाला भी एक इकोसिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। और तालाब हो गए, गड्ढे हो गए, नहरें और नदियां और समुद्र, ये क्या है? सब इकोसिस्टम है एक प्रकार की। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि। अगर सबसे बड़े इकोसिस्टम की बात करें तो सी आपका अपने आप में सबसे बड़ा क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, याद रखना है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र और वृक्ष, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र सबसे बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का पुरस्कार है, जो कहाँ से दिया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जेट्रोफा क्या होता है? एक प्रकार का ये बायोडीजल प्लांट है। बायोडीजल प्लांट इसको बोलते हैं, बायोडीजल प्लांट। याद रखना दोस्तों, बायोडीजल प्लांट जेट्रोफा है। ठीक, रिगॉल क्या है? एक प्रकार की इमारती लकड़ी नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो यही है, बाज, चारा और चीड़ लिसा, ये सारे ऑप्शन सही हैं जो मेल खा रहे हैं। तो रिगाल एक प्रकार की इमारती लकड़ी नहीं है, झाड़ी है। और ये किस तरह की? तो बांस की जैसी झाड़ियां होती हैं उस तरह की झाड़ी है रिगाल। तो आंसर यहाँ सुमेलित नहीं है, तो याद रखना रिगाल सुमेलित नहीं है। इस तरह से आपके पर्यावरण का ये प्रैक्टिस सेट आपका पहला था, जहां पर हमने यूपी टेट के लिए प्रश्नों को कवर कराया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम फिर सम्मिलित करेंगे यूपी टेट के अगले प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए लर्निंग बिल पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर धुआंधार प्रश्नों की सीरीज आगे भी बढ़ाएंगे, और आपका जो टेट जनवरी में आपका एग्जाम होना है उस एग्जाम को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हमारी पर्यावरण की अगर बात करें तो 30 में से 30 आप गेन कर सकते हैं यदि हमारे
पढ़े हुए कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।